चलो नमस्ते। आज शुरू करते हैं। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र के चैनल में। क्या शुरू करेंगे भाई? यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा हमने। अब हम शुरू करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। वही पार्लियामेंट्री फॉर्म जो सेंटर पे था, वही पार्लियामेंट्री फॉर्म अब स्टेट गवर्नमेंट में भी होगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में। तो आज ज्यादा मोस्ट ऑफ हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक लंबा सेशन चलेगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो ब्रह्मास्त्र के लॉ कैसी सीडीएस इंडिया मिलते हैं। क्या है भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव? हमने अभी तक थोड़ा एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स पढ़े। क्या होते हैं पार्ट्स? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। ठीक है, जैसे कि पार्ट 5 हमने पढ़ा। पार्ट 5 था यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो उसी में कुछ आर्टिकल्स थे। ठीक है, आर्टिकल्स उसी में मेंशन थे। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्या है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें आर्टिकल 140 में था, इसमें आर्टिकल 150 में जाएगा। ठीक है, 140 में तो नहीं था स्पेसिफिकली, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 150 में होगा। 50 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक देखने जाए तो आर्टिकल 153 से 167 है, बट इतने स्पेसिफिक आर्टिकल्स याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड इट्स फॉर्मेशन? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमने देखा था। फिर से एक क्विक रिकैप। सेंटर में क्या था एग्जीक्यूटिव में? भाई सबसे ऊपर आते थे प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके नीचे आते थे वाइस प्रेसिडेंट, और इसको साइड में रखने का भी। फिर आते थे पीएम। फिर आते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हमने पढ़े थे। वैसे ही स्टेट में होंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। क्या होंगे? क्या भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव्स क्या होंगे? तो सबसे पहले होंगे प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट थे वैसे ही होंगे गवर्नर। अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर। फिर उसके बाद होंगे सीएम। सीएम को बोलेंगे चीफ मिनिस्टर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के होंगे। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर जो पर्टिकुलर स्टेट के होंगे। ठीक है, सीएम। सीएम के बाद बस ये हो गया पीएम सीएम। अब ये हो गया, यहाँ पे भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक चीज एक्स्ट्रा है। ओहो सर, ये क्या नया लेके आ गए? एक चीज एक्स्ट्रा क्या है भाई? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। यहां पे था अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं, एडवोकेट स्टेट के होते हैं, अटॉर्नी सेंटर के होते हैं। मैंने अटॉर्नी जनरल नहीं पढ़ा है, मैं एडवोकेट जनरल भी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करके एक नया चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें ये मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो ये एक समझ लो कि भाई एक सेंटर होता है, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है,
वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दो, ये एग्जीक्यूटिव में नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। स्टेट में वैसे ही एग्जीक्यूटिव होंगे, स्टेट के एग्जीक्यूटिव सबसे पहले गवर्नर होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर होंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और उसमें में जो एडवोकेट और अटॉर्नी मैंने बताया। तो ये एक डायग्राम अपने तरीके से ड्रॉ कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था सिस्टम। थोड़ा डायग्राम से बता दो, तो बता दिया भाई। गवर्नर, शुरू करते हैं गवर्नर से। सर गवर्नर कौन है? ठीक है, हु इज गवर्नर? हु इज गवर्नर? गवर्नर कौन? ठीक है, ठीक है भाई, देखो एकदम क्लियर है डायग्राम से। जैसे हमने सेंटर में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सेंटर में प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, तो प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते थे? प्रेसिडेंट को हम डी जीरो हेड बोलते थे, और पीएम को हम बोलते थे डी फैक्टो हेड। बाय फैक्ट, बाय प्रैक्टिकल, बाय ग्राउंड पे कौन है? और डी जीरो मतलब बाय रूल बाय लॉ। तो सेम, बस गवर्नर भी डी जीरो हेड है स्टेट का, और चीफ मिनिस्टर होगा डी फैक्टो हेड स्टेट का। तो बस इतना है, समझ आ जाना चाहिए, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ भाई। नॉमिनल हेड मतलब, हाँ डी जूरे मतलब, अब एक और ये सिनोनिम एंटोनिम है भाई। ये प्रेसिडेंट मतलब ये नॉमिनल, गवर्नर मतलब नॉमिनल, और ये होता है रियल, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सो द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, ऑफ द स्टेट, बट नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल है, चीफ है, सबसे बड़ा हेड है एग्जीक्यूटिव का, बट नॉमिनल है। गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है? मैं बताता हूं। गवर्नर कौन? तो भाई कौन है वो? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, इज अ नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इसको अपॉइंट कौन करता है, या नॉमिनेट कौन करता है? तो भाई इसको करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब एक्चुअली में प्रेसिडेंट करते हैं, बट थ्रू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर एक एक्चुअली में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट कहेंगे, जो स्टेट्स में जाता है और स्टेट के फंक्शनिंग को नोटिस करता है, एडमिनिस्टर करता है कि भाई काम सही चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए, सॉरी, इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट, भाई खाना नहीं खाया मैंने फिर भी डकारे आ रही है। गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। According to the 7th Constitutional Amendment Act 1956, it facilitated the appointment of the same governor for two or more states, for two or more state। मतलब एक ही बंदा, ठीक है, एक ही बंदा गवर्नर रह सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का। ये कौन से अमेंडमेंट में था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। मैंने पहले दिन ही बताया था, हम लोग बहुत, जो भी बोलूंगा कस के बोलूंगा, तो बस हम कस के पढ़ रहे हैं, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं, अति नहीं कर रहे, जो है काम का पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस तो ये चीज है। हु डज द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है?
गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब उसके सिग्नेचर से होता है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही इनको अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट के थ्रू, बट कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। लीगली, थियोरिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिस जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मेंशन्ड है किसी आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल है वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। पूछ रही आर्टिकल ही नहीं पढ़ा है भाई, काम का नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा, पर तुम देख लेना होमवर्क है। द ऑफिस ऑफ, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा ऐसा सब डेकोरेशन किए कि तुम लोग लिख सको, ठीक है। इज नॉट अंडर द कंट्रोल और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई उसके कंट्रोल में नहीं है और उसके नीचे, सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे काम नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो। चलो भाई, क्वालिफिकेशन हर इंसान का, भाई लड़की देखने जाओ, सीएम बनने जाओ, पीएम बनने जाओ, प्रेसिडेंट बनो, गवर्नर बनो, कुछ भी जिंदगी में बनना है भाई, क्वालिफिकेशन तो चेक करेंगे ही करेंगे। तो पढ़ो लिखो क्वालिफाइड रहो, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए? सबसे पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, सेम एज प्रेसिडेंट, 35 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए, 35 साल मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। बस ये दो क्वालिफिकेशन होने चाहिए फिलहाल। दो कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशंस समझ लो, कन्वेंशन मतलब प्रैक्टिस, और टाइप ऑफ प्रैक्टिस जो चलती आ रही है। कन्वेंशन मतलब प्रैक्टिस टू बी टेकन केयर ऑफ, ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। द टू बेसिक क्वालिफिकेशंस शुड बी फुलफिल्ड, दैट इज टू बी अ गवर्नर ऑफ एन स्टेट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड यू शुड बी 35 ईयर ऑफ एज। दो चीजों का ध्यान रखना है कि ही शुड बी एन आउटसाइडर, ही शुड बी एन आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब क्या? मान लो ये गुजरात है, गुजरात के गवर्नर को अपॉइंट करना है, तो ही शुड बी एन आउटसाइडर का मतलब द गवर्नर शुड नॉट बी द फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, किसी और स्टेट से होना चाहिए, ठीक है। गुजरात का गवर्नर गुजरात में नहीं होना चाहिए, वो किसी और स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। वाइल अपॉइंटिंग गवर्नर, अपॉइंटिंग अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। फॉर गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात का गवर्नर अगर अपॉइंट करना है तो एक तो पहला वो ही शुड बी एन आउटसाइडर, ही और शी शुड बी एन आउटसाइडर, दूसरे स्टेट के होने चाहिए। दूसरी चीज के भाई, जब फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान किसी भी स्टेट के गवर्नर को अगर अपॉइंट करना हो, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट उस रिस्पेक्टिव स्टेट के सीएम को कंसल्ट करेंगे कि भाई इसको हम गवर्नर रख रहे हैं, बस इतना, ठीक है। द गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। द सेम वे प्रेसिडेंट भी किसी हाउस के मेंबर नहीं थे। और द स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, क्वालिफिकेशन ये भी एक है, ठीक है। हिज ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज। जैसे प्रेसिडेंट की ओथ में कौन थे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो इसी में चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट। ही हैज अ टर्म of a 5 years. He holds office during pleasure of president. Hence, there is no security of tenure. बेसिक टेन्योर बाय टर्म 5 साल का होता है, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट को मन लगे कि भाई नहीं रखना है, इनको निकालना है, तो ही कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ द कंसर्निंग स्टेट, ठीक है। सो देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ही फंक्शंस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो तुम्हें पूछे कि इसमें से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग,
होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें पीएम भी आएंगे, उसमें गवर्नर भी आएंगे, उसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के मेंबर्स भी आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। रीअपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो याद रखना इसको। पावर और फंक्शन क्या है? व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर? गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? जैसे प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था हमने, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, वैसे इनके भी पावर होंगे। जैसे सबसे पहला होगा एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। दूसरा होगा जुडिशियल पावर, तीसरा होगा लेजिस्लेटिव पावर, चौथा होगा फाइनेंशियल पावर। अच्छा, मिलिट्री। चलो ये लिख लेना, ठीक है। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है और फाइनेंशियल पावर है, बट गवर्नर डजंट हैव डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स अनलाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये सारे पावर्स थे और गवर्नर के पास बस यही है, ठीक है। समझ आ गया भाई? चलो, अच्छा, मिलिट्री पावर क्या कि भाई, जैसे कि सुप्रीम चीफ कमांडर थे प्रेसिडेंट सारे फोर्सेस के। डिप्लोमेटिक पावर के, इंटरनेशनल स्टेज पे प्रेसिडेंट कैन गो। इमरजेंसी पावर क्या कि इमरजेंसी ला सकते हैं कि हटा सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास था, पर ये गवर्नर के पास नहीं है। गवर्नर के पास क्या, एग्जीक्यूटिव पावर कि एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन अंडर द नेम ऑफ गवर्नर। जुडिशियल पावर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट या जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट, उन सबका अपॉइंटमेंट, ये नॉमिनेशन ये कौन करेंगे भाई, अपॉइंटमेंट सॉरी, कौन करेंगे भाई, गवर्नर करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर मतलब भाई समन करना, ये हाउस में बैठना, ये वो सब करना, ठीक है। बिल को रोकना, बिल को आगे जाने देना, ये सब बेसिक बेसिक यही है। फाइनेंशियल पावर मतलब भाई पैसों के बारे में कि कितना पैसा, ये वो, ठीक है। प्रोरोग, समन, ये सब, ठीक है। चलो इजी है। अच्छा, फाइनेंशियल मतलब वही भाई स्टेट बजट वगैरह वगैरह। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग करना जुडिशियल पावर्स में वही होगा। दूसरा पार्डन देना, ये सब वो सब, ठीक है। इतना कुछ खास है नहीं, तुम लोग बुक से पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा। तो बेसिकली ये थे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। फास्ट कराया है, बेसिक पर्पस है उसका भाई, तो ज्यादा उसमें चिल मारने का, बाकी तो तुमको बुक बताए।
बाकी तो मैं वही आ जाओ क्लास में पढ़ने। तो ये है पावर्स, ठीक है। चलो गाइस अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर। भाई सीएम कौन, हीरो कौन, सीएम कौन भाई, बता दिया, ये सब हलवा है। देखो फिर से वही चीज रिपीट होगी, कौन सी, जो पीएम वाली है, पीएम सीएम प्रेसिडेंट गवर्नर, बस इतना याद रखो। कौन होता है भाई सीएम, इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। चलो बता दिया है, डी फैक्टो डी जीरो तो पता है ना भाई, डी फैक्टो डी जीरो, तो ये सीएम क्या होंगे, डी फैक्टो हेड होंगे, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव, फैक्टो मतलब रियल, जूरे मतलब नॉमिनल। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेम एज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। भाई इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। He has to appoint the leader of majority party in the state legislative assembly. जैसे कि president has to appoint the leader of the majority party in the parliament या लोकसभा मोरओवर, तो बस इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द सीएम एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। As long as he enjoys the majority support, he cannot be dismissed. The same way, Prime Minister enjoys the office of Prime Minister until he has the pleasure of President. जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक पीएम रहेंगे, बट he cannot remove the Prime Minister unless Prime Minister enjoys the majority in the Lok Sabha. The same way, इसमें भी ऐसा होगा सीएम में। Resignation is given to the governor. Salary and allowances are determined by the state legislature. The same way, Prime Minister, recall karo, try to recall that salary and allowances of the Prime Minister were determined by the Parliament. तो बस ये है चीफ मिनिस्टर के बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। चलो खैर इसके काफी पावर्स भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं कि भाई जैसे पीएम के थे वैसे ही सीएम के होंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो बस इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो यूनिकैमरलिज्म बाई कैमरलिज्म पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक होता है यूनिकैमरलिज्म, एक होता है बाइकैमरलिज्म, ठीक है। एक होता है यूनिकैमरलिज्म, एक होता है बाइकैमरलिज्म, ठीक है। चलो यूनिकैमरलिज्म क्या होता है, एक स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर में होता कौन है, सबसे पहले होंगे गवर्नर, फिर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी होंगे गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें एक और चीज होगी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलेंगे हम लोग विधान परिषद, ठीक है। इसको भाई ड्रॉ कर लेना, पहले एक बार समझ लो फिर ड्राइंग करना, ठीक है।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम यूजुअली बोलते हैं लोअर चेम्बर, जैसे लोकसभा। ये लोअर चेम्बर तो है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? अपर चेम्बर। ठीक है, समझ आ गया भाई? यूजुअली सारे स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, पर क्या सारे स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है? नहीं। तो सिर्फ ओनली 6 स्टेट्स हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सिर्फ 6। अभी 6 मतलब यही, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद है। वो कौन से 6 स्टेट्स है? तो 6 स्टेट्स है भाई: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, ये 6 स्टेट्स है। लिख लेना। ठीक है, ये 6 स्टेट्स, दीज आर द 6 स्टेट्स: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ये है यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म। अच्छा, इसको लाने का रीजन पर्पस क्या है? देखो, यूनिकैमरलिज्म मतलब एक हाउस, बाई मतलब 2 हाउस, यहाँ पे तो चलता है। बाइकैमरलिज्म हाउस कैसे आएगा? कोई भी स्टेट प्रपोज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट में हमको भाई एक विधान परिषद भी चाहिए, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए। उसके रीजंस काफी हो सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन बड़ी हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कुछ और रीजंस भी हो सकते, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। फिर बस यही सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन है तो सबको वाइब्रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज मिले, सबको सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज मिले, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, इनको भी थोड़ा पावर देते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म। चलो, अब पढ़ेंगे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। कंपोजिशन ऑफ असेंबली, कंपोजिशन ऑफ असेंबली। भाई जैसे पार्लियामेंट में एक लोकसभा था, एक राज्यसभा था। लोकसभा में 545 मेंबर्स, इसमें 245 मेंबर्स। तो वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, नंबर्स की। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम 60 मेंबर्स और मैक्सिमम मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। और एक मेंबर ऐसा भी हो सकता है जो गवर्नर नॉमिनेट करे। ठीक है, समटाइम्स होता है। एंग्लो इंडियन, अच्छा, हाँ ख्याल है कि हाँ, ये भी एक चीज बतानी थी। ये जो नॉमिनेशन होता है ना, बाय गवर्नर और प्रेसिडेंट
एट, मतलब मान लो कि गवर्नर का स्टेट लेवल पे, प्रेसिडेंट का सेंट्रल लेवल पे नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को। तो पहले ऐसा भी था कि नॉमिनेशन जो 12 मेंबर्स सिर्फ राज्यसभा में थे, लोकसभा में भी नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का, जिनका एक पेरेंट इंडियन, एक इंग्लिश, ऐसे। और गवर्नर भी करते थे रिस्पेक्टिव स्टेट में एक मेंबर, उसमें दो चार मेंबर होते थे, इसमें एक होता है। तो इसको हटा दिया था 104th अमेंडमेंट में, ठीक है। ये नॉमिनेशन को हटा दिया था, ये इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आगे हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होती है, मतलब कंस्टिट्यूएंसीज को सेग्रीगेट करेंगे, डिवीजन होगा, फिर उधर इलेक्शन होगा। ये लिख लेना, मिनिमम किसी भी स्टेट, डिपेंड करता है ना, गोवा छोटा स्टेट है तो उसमें कम मेंबर्स होंगे, मान लो कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, कोई और छोटा स्टेट होगा केरला होगा तो उसमें कम मेंबर होंगे, तो बस ऐसे। और ये पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंसीज बनती है, ठीक है। एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एडजस्टमेंट होता है वो हर एक सेंसस के बाद होता है। टोटल नंबर ऑफ द सीट इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बताया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेम चीज। डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1952, 62, 72, 2002, चार बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट किया गया है अभी तक इंडियन हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस के बाद। वो ये चार है, डेट्स याद रख लेना। डिलिमिटेशन एक्ट वही है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करता है, मतलब साइज को छोटा बड़ा करता है, ठीक है। थ्रू द 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, इट बैंड रीएडजस्टमेंट टिल 2026, मतलब 2001 में 2026 तक, 2001 में एक ऐसा एक्ट लाए कि ऐसा बोला कि जो 2002 में था, लास्ट था, उसके पहले 2001 में ऐसा ही रूल ला दिया कि अभी 2026 तक कोई रीएडजस्टमेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी का या कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होगा। उसके काफी रीजंस पर्पस रहे होंगे, ठीक है। 87th अमेंडमेंट 2003 ये कहता है लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को किस लिमिट में लाना है, कितने बाउंड्री में काउंट करना है, वो पहले क्या होता था कि 1991 के सेंसस से होता था, पर अभी क्या होगा 2001 के सेंसस से हो रहा है। अच्छा, ये सेंसस क्या है? सेंसस एक सिंपल लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट है, मान लो गवर्नमेंट कुछ सालों बाद, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे हर 10 साल एक सेंसस लाते हैं और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, नंबर्स। सेंसस इज इक्वल टू नंबर्स, इतना याद रख लो बस, ठीक है। सेंसस होता है और नंबर्स होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने बच्चे हैं, कितने तुम्हारे जैसे स्मार्ट है, कितने मेरे जैसे डम्ब है। ये सब सेंसस में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेंशन होता है, ठीक है। चलो, तो ये था कंपोजिशन ऑफ हाउसेस, ये डिलिमिटेशन एक्ट, डिलिमिटेशन है 1952, 62, 72, 2002, 2026 तक एंड है। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट कोई पूछ ले, व्हाट वाज द लास्ट टाइम द डिलिमिटेशन एक्ट वाज यूज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर डिसाइडेड, तो 2002 था, ठीक है। हमने लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ लिया, अभी हम देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है भाई। क्या है, क्यों है, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है। किसकी बात है भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ क्या होगी?
ठीक है, इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम होगा भाई, मिनिमम मैक्सिमम होगा। मिनिमम 40 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40 सीट्स और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है ये, तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यही है कि भाई काम करेंगे। लिख लो भाई, वो क्या है क्यों है, ये तो ऐसे ही थोड़ा फनी करने के लिए लिखा था भाई, पर हाँ तुमको ऐसे नॉलेज चाहिए, इंटरेस्ट है, तो बताया कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट उधर की बोलेगी कि भाई हमको थोड़ा ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए तो ज्यादा मेंबर्स लगाने हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। तीसरा ये कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। चौथा ये कि शौक हो गया उनको, ले उसमें क्या है, मजा आ गया, मूड है मेरा तो कर दिया, ऐसे कुछ क्या, इतना क्या चिल मारो, लाइफ इज बिगर देन सम स्टफ इन लाइफ। ये 3D हो गया भाई, ओ भाई साहब 3D। ठीक है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम सीट 60 थी और मैक्सिमम 500 थी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में होगी तो मिनिमम 40 हो सकती है। मतलब तुम मान लो कि भाई बड़ा ही स्टेट होगा या पॉपुलेशन ज्यादा होगी, 40 सीट्स होंगी। 40 सीट्स नहीं होगी तो मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। मतलब मान लो कि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो यूपी है, यूपी की सीट्स 400 है, उनकी सीट्स 40 नहीं होंगी, उनकी 1/3 होगी, मैक्सिमम 1/3। तो 400 का जो 1/3 होगा, 125 अराउंड जो भी हो, 120 130 अराउंड, उतनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स होंगी यूपी की। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, इन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन डायरेक्ट होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट वोट करने जाएंगे, 18 के ऊपर तुम मैं सब वोट करेंगे, सिटीजन्स वोट करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब हमने जिनको वोट किया है वो आगे जाके वोट करेंगे, अंदर जाके सीक्रेटली। सर सीक्रेटली क्या होता है, तुमको पता थोड़ी होगा कब वोट किया कैसे किया ऐसे। चलो, तो ये इलेक्शन करता कौन है, कौन कौन लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन, अच्छा इधर लिखा नहीं है क्या। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है भाई, 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मान लो 60 लोग हैं, तो उसमें से 50 लोग तो कैसे होंगे, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, तो उसके 1/3 इलेक्टेड लोकल बॉडीज से होंगे। 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। 1/12 इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, मतलब तुम्हारे स्टेट में होंगे, जैसे तुम यूपी बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र या कर्नाटका किसी भी स्टेट में से हो, तुम ग्रेजुएट हो तो वोट कर पाओगे।
3 year within, अच्छा हाँ, graduates of 3 year within residing the state. 1/12 elected by the teacher not lower than secondary school residing within the state for 3 years. टीचर हो मेरे जैसे, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं आदि भी हूँ, मैं अंत भी हूँ, आदि अंत एक ही होता है ऐसे, आदि अंत पता नहीं भाई, जो भी हो. 1/6 nominated by the governor having special knowledge in literature, science, art, cooperative movement and social service. ये इंपॉर्टेंट है. जैसे प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करते थे? 12 मेंबर्स, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस. ठीक है, वैसे ही गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको नॉमिनेट करेंगे? जैसे कि लेस तो हमने बताया था, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस. ठीक है, इसमें एक और चीज LASS, C एड हो गया. सी क्या था? कोऑपरेटिव मूवमेंट वाले. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मान लो, या कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, तो ये सारे हैं. इससे ज्यादा ऐसे मूंज नहीं जाने का, ऐसे मायूस नहीं हो जाना. इतना याद रखना, 5, 6, 1, 3, 1, 3 इतना याद नहीं रहे. तो एक 1/12 वाले दो है, 1/3 वाले दो है, 1/6 ये. गवर्नर 1/6 को नॉमिनेट करते हैं, यूजुअली एग्जाम में पूछते हैं. बाकी सब तो स्टूडेंट है. क्या है भाई? 3 year ग्रेजुएट, 1/12. टीचर और स्टूडेंट को 12th स्टैंडर्ड याद रखना. 1/12 स्टूडेंट और टीचर. 1/3 इलेक्ट लोकल बॉडीज. 5/6 इनडायरेक्टली बाय द टोटल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली. अच्छा मतलब, एक सेकंड ना, सॉरी, ये जो सारे हैं ना, ये है ऐसे, मतलब ऐसे याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए. और 1/6 जो गवर्नर इलेक्ट करेंगे, लेस सी मतलब क्लास कम्युनिटी से याद रख लो, प्रेसिडेंट लेस कम्युनिटी, तो ये याद रखना. ठीक है, चलो, वेरी गुड. अब आएंगे कुछ स्पेशल स्टेट्स. कुछ स्पेशल स्टेट्स क्या होता है? स्पेशल प्रोविजंस. जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ये सब तो स्टेट है, पर कुछ ऐसे स्टेट है जिनको स्पेशल प्रिविलेज भी दिया है. ठीक है, भाई अरे देखो, एक चीज और बतानी थी. जैसे तुमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, ठीक है, तो बस भाई इसका क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो भाई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. यहाँ पे PM होंगे, तो यहाँ पे CM, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल. फिर बिल्स यहाँ पे भी होंगे, बिल्स यहाँ पे भी होंगे. ठीक है, टेन्योर इसका भी लोकसभा का 5 साल है, तो ये असेंबली होगी तो 5 साल. राज्यसभा होगा तो 6 साल. लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो साढ़े, हाँ मतलब वो भी 6 साल. ये डिसोल्यूशन हो सकता है लोकसभा का, यहाँ पे भी असेंबली का डिसोल्यूशन हो सकता है. राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता. सेम है सब. तो वापस थोड़ी पढ़ाने का मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. पढ़ लेने का बस, सीधा तुम समझ जाओगे. यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर देखा होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव आ जाएगा. तो बस वो मैंने बताया, तो इसमें तो आ ही जाएगा. सिंपल है. और पीछे के क्लासेस में एक बार वो एक मस्त पिक्चोग्राफी पर्पल कलर का था, तो बस उसी में पता चल जाएगा. जैसे कुछ लोगों को होगा कि सर ये तो नहीं बताया, ये वो. तो सेम तो चीज है. जैसे राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते थे, ठीक है, इलेक्शंस होते थे, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे. ठीक है, तो बस यही बताना था तुमको, भाइयों बहनों, स्मार्ट हीरोज. देखो, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स. तो हाँ, बस मैं वही बता रहा था कि कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस भी होंगे, जो थोड़े अंडर डेवलप्ड होंगे, जो थोड़े आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो उनके लिए बस स्पेशल प्रोविजंस बनाए थे. वो तुम्हें देख लेने हैं. ज्यादा डीप में नहीं जाओगे, बस आर्टिकल और प्रोविजन याद रखना है कि कौन सा स्टेट कौन से आर्टिकल में आता है.
एक चीज है अभी मार्केट में पता ही होगी, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इज फॉर स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो आज तुमको ये बात नहीं पता चलेगी कि स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है, बाकी स्टेट्स को भी है। तो बाकी स्टेट्स कौन से हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है? जैसे जम्मू कश्मीर को मिला था, मतलब हर किसी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी का अलग झंडा नहीं है, पर उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि हाँ ठीक है, चलो तुम थोड़े अभी न्यू बॉर्न बेबी हो, इन्फेंट हो, या फिर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम गरीब हो, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो तुमको थोड़ा हम थोड़ा प्रायोरिटी देंगे कि हाँ चलो तुमको थोड़ा ईज देंगे। आर्टिकल 371 टू 371 जे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, काफी रिलीजियस भी हो, सॉरी ये क्या कल्चरल भी हो सकता है, ठीक है, माइनॉरिटी हो, ये वो सब हो सकता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती हर बार। पार्ट क्या है भाई? पार्ट 21, हाँ, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट्स। 12 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 बताया जम्मू कश्मीर, ठीक है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिज नॉट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस स्टेट. They have been incorporated by various subsequent amendments made in the context of reorganization of state. by reorganization of state पढ़ाया था, वो 3 कमिटीज, फजल कमेटी, फिर जेवीपी कमेटी, ठीक है। स्टेट्स और कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटहुड टू द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। मेघालय त्रिपुरा डजंट कम अंडर दिस, क्योंकि बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, पर मेघालय और त्रिपुरा नहीं आते, ठीक है। चलो टोटल 11 आर्टिकल से 12 स्टेट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट्स बाद में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लो। टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। मैंने बोला ना हर बार पैसे की बात नहीं होती। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ बैकवर्ड स्टेट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशनल ओवरऑल जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। पैसे की बात नहीं होती भाई हर बार, एजुकेशन भी होता है, सोशल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, पॉलिटिकल हाँ ठीक है चलो सेम है। टू ब्रिंग दिस 12 स्टेट्स इन द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम मतलब भाई मान लो कि गंगा मेन नदी है, उसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज होंगी, तो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज गंगा को ऐड कर लेंगी, तो गंगा बड़ी चीज है, उसमें कोई डूबा है तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो बस गंगा में ऐड करना था इन छोटी छोटी नदियों को, वैसे समझ लो, ठीक है। वो आर्टिकल्स क्या है, बस इतना है। चलो आर्टिकल 371 क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960s में जब महाराष्ट्र और गुजरात का जब डिवीजन हुआ, उनका भी पार्टीशन हुआ, बॉम्बे स्टेट था उसका, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, तो वो आर्टिकल 371 में था, ठीक है। कुछ विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सब ये कच्छ वच ये सब थोड़ा साइड में करो, गवर्नर, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब डिटेल में नहीं जाना है, पर इतना याद रखना 371 इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन टू द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 ए इज इक्वल टू नागालैंड, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन टू द नागालैंड। बी आसाम, ठीक है, आसाम को, ठीक है। सी मणिपुर, मणिपुर को देखो सी। डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2014 में एक नया स्टेट बना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से डिसमेंटल होके अलग हो गई। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना। 371 ई क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द आंध्र प्रदेश, स्पेशल प्रोविजन, हाँ चलो आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्या था भाई? डी था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बात चल रहा था, पर ये यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश करनी हो तो। एफ फॉर सिक्किम, ठीक है, एफ फॉर सिक्किम नहीं होता, पर सिक्किम एफ, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। जी क्या होता है? मिजोरम जी, मिजोरम जी, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम। एच क्या होता है? एच फॉर अरुणाचल, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल। ये आंध्र प्रदेश था, ये अरुणाचल है, ठीक है। आई गोवा, आई फॉर गोवा, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ गोवा। जे फॉर कर्नाटका, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटक। भाई ये सब था ए बी सी डी एल ओ मैन एक्स वाई जेड, क्या था? आर्टिकल्स थे। ए फॉर नागालैंड, बी फॉर आसाम, हाँ, सी फॉर मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ई फॉर आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी, एफ फॉर सिक्किम, जी फॉर मिजोरम जी, एच फॉर अरुणाचल,
I for गोवा, G for कर्नाटका। तो ये सारे ABCD है, थोड़ा याद कर लेना, सीधा अगर आर्टिकल पूछ ले तो बहुत इजी है। तो यही था स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स क्यों था? टू मीट द बैकवर्ड स्टेट्स एंड देयर एस्पिरेशंस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना। ठीक है, ये छोटी सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो उनको मेन गंगा नदी में लाने के लिए ये सब काम चल रहा है। अभी भी इनको स्पेशल प्रोविजंस है। ठीक है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है, इन स्टेट्स को भी है, ये याद रखना। जम्मू कश्मीर को हालांकि मतलब उसको कुछ ज्यादा ही स्पेशल प्रोविजन दिया था। ठीक है, उसको अलग ही ऑटोनॉमी दे रखी थी, पर इन लोगों को भी स्पेशल प्रोविजन था। ठीक है, चलो अभी सेंटर स्टेट चल रहा है तो हम ट्राइब्यूनल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स, हालांकि ये जुडिशरी में भी पढ़ सकते थे, पर मैंने सोचा नहीं, इसी में ले लेते। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स आर नथिंग बट टाइप ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स की बात चल रही है, किसकी भाई? कोर्ट्स की बात चल रही है। ट्राइब्यूनल्स, अबे ये कमेंट नहीं करना है भाई, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, इसको फटाफट देखेंगे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइब्यूनल क्या होता है? सिंपल समझ लो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो जुडिशरी का काम क्या होता है? केसेस देखना। तो बहुत केसेस है देश में, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने, पार्लियामेंट ने ये सोचा कि भाई काम करते हैं, एक और टाइप ऑफ कोर्ट बनाते जो दूसरे केसेस, स्पेशल केसेस डील करेगा। मर्डर का केस नहीं, मान लो कंपनी का केस है, कोई इकोनॉमिक केस है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ एनवायरमेंट का केस है, तो बोले ट्रिब्यूनल्स में डाल देंगे। एक बहुत फेमस एग्जांपल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। उसमें बस डायरेक्ट एनवायरमेंट के केस, अगर एनवायरमेंट का कुछ केस हुआ तो सीधा वही कोर्ट में जाएगा। उसका पर्पस ये है स्पीडी ट्रायल, केस उधर जाएगा तो जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। अब तुम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे तो टाइम लगेगा, तो जल्दी से डिसीजन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल जुडिशरी पे ज्यादा बर्डन ना आ जाए, ज्यादा लोड ना आ जाए, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स को एस्टेब्लिश किया। और ट्राइब्यूनल्स में क्या, स्पेसिफिक नॉलेज वाले लोग होते, तो उसका एक और फायदा है। तो ये है, इतना याद रखो, आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। पहले ये आइडिया नहीं आया था कि ट्रिब्यूनल्स रखना है, फिर आइडिया आया। तुमको पहले कैसे आइडिया आया कि भाई कुछ पढ़ते हैं, पर मेरा वीडियो देखने आ गए ना, फिर तुमको आइडिया कि वो सर ऐसा बढ़ा दे, चलो चलते। अंडर आर्टिकल 42nd, सॉरी, अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, 1976, एडिशन ऑफ पार्ट 14A, पार्ट 14A है। ठीक है, 14A मतलब इसको रोमन में लिखेंगे 14A, ए मतलब अमेंडेड है। ठीक है, इट्स अमेंडेड, मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 1976 में आया। कौन से दो आर्टिकल ऐड किए? 323A, 323B। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 323B किसके बारे में बात करता है? ट्राइब्यूनल अदर मैटर, ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा बाकी के मैटर। अब 323A एडमिनिस्ट्रेटिव और 323B अदर मैटर्स, तो ये क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, पब्लिक सर्विस हो गया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जैसे कैट बोलते हैं। एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, नो हेरारकी ऑफ ट्रिब्यूनल्स। भाई हेरारकी मतलब क्या? ऐसे ये ऊपर, सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे हेरारकी यहाँ पे नहीं होती।
एक सेंटर पे होता है, एक स्टेट पे होता है, बस सिंपल। हर एक स्टेट में ट्रिब्यूनल होगा और हर एक स्टेट पे ट्रिब्यूनल होगा और एक सेंटर में होगा, तो उसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। बता दिया भाई ट्राइब्यूनल्स क्या है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट यही है जो है, चिंता मत करो भाई, सही जा रहा हूँ, ये तो मैं खुद को ऐसे थोड़ा मोडेस्ट हम्बल बना रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा अदर मैटर्स। देखो प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मैं प्रीलिम्स ही पढ़ा रहा हूँ, मेंस तो है नहीं, तुम्हारा एग्जाम मेंस होता नहीं है, तो फैक्चुअल चीजें ही होंगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कंसेप्ट भी पढ़ाऊं, थोड़ा मिक्सचर चलता रहता है। एस्टेब्लिश बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उधर सिर्फ पार्लियामेंट थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट, वेयर एज tribunals under article 323b that are for other matters can be established by both parliament and state legislature। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेरारकी कैन बी क्रिएटेड। क्यों भाई, कोई भी बना सकता है, तो हेरारकी भी हो सकती है कि भाई ऊपर का ऑफिसर, नीचे का ऑफिसर, फिर और नीचे का, फिर बहुत ऊपर का, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थे ट्रिब्यूनल्स, बहुत ही बेसिक चीज है भाई। ठीक है, पार्ट 14A, दो टाइप के ट्रिब्यूनल है, 323A, 323B। 323A क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 323B क्या है, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, वो कोई भी मैटर हो सकता है, ये स्टेट पार्लियामेंट ही बना सकता है, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती, एक स्टेट पे होता है, एक सेंटर पे होता है। अच्छा, ये एक स्टेट पे एक सेंटर पे क्या, ऑफिस, ऑफिस समझ लो कि एक ऑफिस स्टेट में, एक ऑफिस सेंटर में, यहाँ पे हायरार्की हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा वाइट बैकग्राउंड हो गया तो शायद मैं दिखूंगा नहीं, पर मुझे देखना है भी नहीं आप लोगों को, आपको ये दिखना चाहिए, और आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन एक चीज होती है। ठीक है, क्या है भाई, पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जब ट्रिब्यूनल बन गए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के थ्रू, ठीक है, तो क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई ट्रिब्यूनल्स में। तो मान लो पहले इनकम टैक्स का, कोई एनवायरमेंट का, कोई कंपनी का, लॉ का, या फिर डेब्ट रिकवरी, ये सब क्या सीधा जाना पड़ता था हाई कोर्ट, ये सब वो सब सुप्रीम कोर्ट। पर अभी क्या हो गया, इनकी अलग बॉडी बन गई, तो इधर भी जा सकते केस या फिर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और इनके केस कौन से कहा जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट मतलब अपील, अपर, इसके नीचे एक और ट्रिब्यूनल होगा तभी ये अपीलेट है। यहाँ पे पहले एक ट्रिब्यूनल होगा नॉर्मल, ठीक है, आईटी ट्रिब्यूनल, उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे होगा, उसका उससे ऊपर हाईकोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। पर जैसे कि ये होगा तो इसमें ये डायरेक्ट आएंगे, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसमें अपीलेट नेशनल, एनसीलेट, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी है ये एनसीलेट है। अपीलेट मतलब ऊपर अपील कहाँ कर सकते हो, तो ये है। तो जैसे इनकम टैक्स में क्या है, अपीलेट है सीधा हाई कोर्ट, इसमें लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल सीधा सुप्रीम कोर्ट। डेब्ट रिकवरी, डेब्ट मतलब जो पैसा होगा, जो मान लो कि सरकार ने पैसा दिया किसी को, फॉर एग्जांपल तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारा पैसा नहीं मिल रहा तुमको वापस, तुम क्या करोगे, तो तुम केस करोगे रिकवरी करने के लिए, कहाँ पे, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। मान लो तुम्हारा केस उधर सॉल्व नहीं हुआ, तो कहाँ जाओगे, तो तुम जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल, उधर भी नहीं हुआ तो तुम जाओगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, सीधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, ढक ढक, तारीख पे तारीख। ठीक है, और तीसरा होता है ये सीएटी बताया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये सारे टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स है जो मेन है। ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के थ्रू। चलो, सेंटर स्टेट, तो देखा सेंटर क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सब देखा भाई। सेंटर पढ़ा दिया मैंने, स्टेट पढ़ा दिया, रिलेशन तो आपको पता ही होगा कि रिलेशंस क्या होते हैं। थोड़ा देखते हैं सेंटर स्टेट
रिलेशंस क्या है, ठीक है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हमारा कंट्री कैसा है, ठीक है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स नहीं है, मतलब एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स नहीं है कि भाई स्टेट्स को पूछा आना है कि नहीं, आना ही है, ठीक है। हमारे कंट्री में स्टेट मतलब आर्टिकल 12 इंडियन स्टेट के जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स बनाने का सोल पर्पस यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट और एक वाइब्रेंट मैनर में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लाई हो सके। तो मेन तो सेंटर है, ठीक है, एक पहले ही बताया था कि भाई इंडिया इज अ फेडरल स्टेट बट विथ अ मोर पावर गिवन टू यूनियन, ठीक है, एक अलाइनमेंट ज्यादा है यूनियन को लेके। तो सेंट्रल स्टेट कैसे फंक्शन करने चाहिए भाई, एक दूसरे कोऑपरेटिव और, ठीक है, कोऑपरेटिव होना चाहिए और थोड़ा कभी कभी कंपेटिटिव भी होना चाहिए। तो कोऑपरेशन के साथ सेंट्रल स्टेट चलेंगे तो एक कंट्री अच्छे से चलेगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस ही मेन देखेंगे अंडर आर्टिकल 245 टू 255 अंडर पार्ट 11। पार्ट 11 में है भाई सेंटर स्टेट के रिलेशन। आर्टिकल 245 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओवर इंडियन स्टेट। भाई इंडियन स्टेट में कहा कहीं पे भी लॉ बना सकता है कौन, पार्लियामेंट। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल स्टेट्स। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा सारे स्टेट्स पे अप्लाई होगा। कुछ मान लो कि जीएसटी ला दिया पार्लियामेंट ने तो सब स्टेट्स पे अप्लाई करते हैं, कुछ और लाएंगे तो सब स्टेट्स पे अप्लाई करेंगे। पार्लियामेंट कुछ भी बना सकता है, मतलब within the scope of law parliament can make any law for the states and that law is applicable to the every state। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट में आया था बताना भाई, ठीक है। चलो आरटीआई 2005 है, ठीक है, आरटीआई 2005, आरटीआई तो 2002 याद कर लो, अमेंडमेंट बता देना बस। चलो तो मेन चीज क्या है भाई, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, एक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात है। मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। होता क्या है कि रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें तो कौन सी सरकार को, सेंट्रल या स्टेट, कौन सी गवर्नमेंट को किस सब्जेक्ट पे रूल या लॉ बनाने का पावर या अथॉरिटी है। सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजों की तो सेंट्रल के पास है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पे लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। हर एक स्टेट की पुलिस अलग होती है, जैसे पंजाब पुलिस अलग है, गुजरात पुलिस अलग है, महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। हर स्टेट की पुलिस अलग होती है और उनको वही फंक्शन करते हैं हर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, उसमें यूनियन या सेंटर का कुछ लेना देना नहीं होता। कुछ लॉज ऐसे भी होंगे जो दोनों सेंटर और स्टेट मिलके बना सकते हैं, तो वो कौन से होंगे, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक लॉज, तो वो होंगे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। इन ऐसे टॉपिक्स पे दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकती है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ये पे कहाँ पे मेंशन्ड है, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या है सेवेंथ शेड्यूल, हमने 10th देखा था एंटी डिफेक्शन, 7th देखा, काफी स्केड्यूल्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हालांकि आगे पढ़ाऊंगा मैं। Schedule 7 of the Indian Constitution deals with separation of powers, ठीक है, यही division of power between union and state is mentioned in the 7th schedule of the Indian Constitution। अच्छा, ये 7th schedule इंस्पायर क्या हुआ, सेपरेशन, ये डिवीजन ऑफ पावर कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हमने एक्ट्स पढ़े थे बहुत स्टार्टिंग में, कौन सा एक्ट क्या है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये 7th शेड्यूल का प्रोविजन रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। 3 लिस्ट है भाई, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक फोटो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एक और चीज होती है रेसिडरी लिस्ट। देखो, यूनियन लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास है पावर किसी चीज को बनाने का या बिगाड़ने का। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट
कोई लॉ बना सकती है या हटा सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसी कोई लिस्ट जिसमें वो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते। रेसिडरी ऐसी चीज है जिसमें जो इन तीनों लिस्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। तो ऐसी चीजें कौन बना पाएगा या ऐसी चीजों पे लॉ कौन बना पाएगा? तो सिर्फ भाई यूनियन बना पाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, पोर्ट्स, एयरवे, फॉरेंसी, ट्रेड, करेंसी, कॉइनेज, ये सब क्या यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। वेर इज नॉर्मली ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। क्या होता है भाई? ओनली है, ठीक है, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, जैसे कि कुछ स्टेट्स में लिकर बैंड है, जैसे कि बिहार है, गुजरात है, और दूसरे स्टेट्स में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस वगैरह। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर्स। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बना सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट जंगल सबके हैं। ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन की भाई पापा के बाद कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब वो सब। ठीक है, अब रेसिडरी पावर देखो, इंक्लूड ऑल अदर मैटर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ दिस लिस्ट, जैसे साइबर लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉज ऐसी चीज है जो इन तीनों लिस्ट में कहीं मेंशन्ड नहीं है। अच्छा, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं, मतलब इसके बाद और भी काफी चीजें हैं इसमें, 100+100+70 ऐसे बहुत है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेन लिखिए। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। मतलब तुम देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? क्या देखना है भाई? यूनियन, तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट और रेसिडरी। इसमें से कितने लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है? तो एक, दो, तीन। ऐसी कौन सी है जिसमें स्टेट बना सकता है? तो एक, दो, बस। तो देख रहे हो, यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा अपर हैंड है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑल्दो आवर कंट्री इज फेडरल इन नेचर, but it is not 100% federal in nature. It is often called quasi federal. That is, union has more power or more upper hand as compared to state governments. ठीक है, और उसका पर्पस क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी बताया। ठीक है, लिस्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द कमिटीज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट? सीधा एग्जाम में सीधे पूछेंगे, ज्यादा ये रॉकेट साइंस में घुसना भी नहीं है, ज्यादा पीएचडी करनी भी नहीं है। ठीक है, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट। ठीक है, कमिटीज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट आर क्या? राजमन्नार कमेटी 1969 में आई। ठीक है, ये कमिटीज है क्या? बेसिकली देखो, कमिटीज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, असेंबलिंग टुगेदर, ऐसे फिर कुछ एजेंडा लेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे कि भाई चलो ऐसे करना है, डिसीजन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह वगैरह, ये सब करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच कमिटीज ऐसी है जो सेंटर और स्टेट रिलेशन, 5 कमिटीज है जो सेंटर और स्टेट रिलेशन के रिलेटेड है। पांचों इंपॉर्टेंट है, बस याद करना है, अंदर क्या है ये नहीं जाना है। पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन, या पंची कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो भाई राजमन्नार कमेटी 1969 में आया था, कौन लाया था भाई? डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्र कजगम गवर्नमेंट थी साउथ इंडिया में, ऐसे कोई लेके आया था। इन सबको भूल जाओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजमन्नार कमेटी 1969 में आई थी। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973, अकाली दल। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, सरकारिया कमीशन 1983, ये इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमीशन 1983। एमएम पंची कमीशन 2007। तो ये सारी कमिटीज है
जो रिलेटेड है भाई किससे, सेंटर और स्टेट रिलेशन से, ठीक है। मदन मोहन पंची, ये 5 कमिटीज याद कर लेना भाई। सो कमिटीज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, इसमें तो कोई है नहीं भाई, क्या ही पढ़ा हूं मैं। चलो, लॉल। भाई मैं एकदम आर्टिस्ट बंदा हूँ। थैंक यू टू गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। ऐसे ही पढ़ते रहो मन लगा के, काफी कुछ चीजें पढ़ी है, और भी पढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहिए, साथ रहिए। खत्म करेंगे अभी बहुत ही जल्द, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो टेक केयर, बाय।